This is the Amresh 12th, and today the name of chapter is Dual Nature of Matter and Radiations, lecture number 1. देखो तुम कहोगे सर ये डुअल नेचर ये क्या होता है? देखो डुअल का मतलब होता है दो. तुम लोग अपने फ्रेंड को बोलते होगे या तुम्हारा डुअल बिहेवियर है, ठीक है, तुम अलग अलग तरह का नेचर लगता है. लोग नहीं कहते हैं कि बहुत सारे लोग ना अपने चेहरे पे बहुत सारा मास्क लगा लेते हैं, ठीक है, डुअल फेस होता है. कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ करेगा, बोलेगा हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बाद में धोखा दे देता है, ठीक है. तो उसी तरह लाइट के साथ भी यही है, ठीक है. रेडिएशंस के साथ कुछ रेडिएशंस जो होते हैं उसके पास दो तरह के नेचर होते हैं, ठीक है. तुमको अगर दो तरह के नेचर होते हैं इसका मतलब सर, इसका मतलब है कि वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है. जैसे लाइट के बारे में डिस्कस किया था मैंने, लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करता है. पार्टिकल नेचर की वजह से हम लोग बोलते हैं कि वो सीधा सीधा जाता है, और वेव नेचर की वजह से बोलते हैं कि वो वेव की तरह जाता है, ठीक है. तो कहने का मतलब क्या है कि लाइट के पास दो तरह के नेचर होते हैं, डुअल नेचर होते हैं. तो व्हाट इज द डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस. हम लोग रेडिएशंस के बारे में जानेंगे. तुमको सर रेडिएशन क्या होता है, ठीक है. क्या हमेशा सिर्फ ईएमडब्ल्यू को ही रेडिएशंस कहते हैं क्या? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही रेडिएशन कहते हैं, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है. ईएमडब्ल्यू भी एक रेडिएशंस है, ठीक है. और भी बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं जो कि ईएमडब्ल्यू नहीं होते हैं. वो सब सारी स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे. एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 1. एंड यू नो माय नेम इज अमरेश चौधरी, ठीक है. इसी बंदे को हर्ष कहा जाता है, कॉलिंग नाम मेरा हर्ष भी है, ठीक है. तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे डुअल नेचर में, आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल. जब मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था दीपांशु जी, तो उसमें बताया था मैंने, याद होगा आप लोगों को, कि अगर आपके पास कोई मेटल है, ठीक है, तो इस मेटल में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस ई माइनस ई माइनस ई, इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो मूव करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह से मूव करता रहता है, ठीक है. तो वो हम लोग जानेंगे कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता क्यों है. फिर हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन, ठीक है. मैं अब इसकी भी छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ इलेक्ट्रॉन एमिशन की. होता क्या था कि जब मैं क्लास 9th में था तो मैं बहुत बदमाशी किया करता था. तो मेरे बाबूजी ने एक दिन मुझे डांट के बोला कि भाग जाओ घर से, एकदम चिल्लाया उन्होंने मेरे ऊपर, ठीक है. और होता क्या था, मैं ना छोटी छोटी बातों को भी अपने हर्ट पे ले लेता था. जैसे उन्होंने बोला कि भाग जाओ तो मुझे लगा कि सच्ची में भगा रहे हैं, ठीक है. मैंने एक बुक थी, होती है दुर्गा सप्तशती, तो वो और एक स्टेपलर पिन मारने वाला, क्योंकि स्टेपलर से ना मैंने बहुत पैसे कमाए थे बचपन में. तो वो लेके मैं घर से निकल रहा था. तो जानते हो, मैं वही बोले जब भाग जाओ, दो बार बोला उन्होंने, क्योंकि मैं बहुत बदमाशी क्या करता था, ठीक है. तो मेरी सिस्टर ने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया था. बोलता था देखो, मुझे जो घर के नाम में बोलता था, बोलता है अमरेशु इमिशन हो रहा है, मैंने इसको घर से धक्का मार के भगाया जा रहा है क्योंकि बदमाशी करता है. तो उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के भगाया जाए, कहीं हटाया जाए, उसको इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं. फिर एक डिस्कस करेंगे टॉपिक, उसका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. बेटा ये होता क्या पहले समझिएगा. आप लोगों ने अभी सोलर पैनल का नाम सुना है, बहुत सारा सुना है आप लोगों ने. एक ऐसा सोलर पैनल होता है, उसमें जब लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, लाइट पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकलता है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है. तो आप कहोगे कि सर लाइट पड़ती है तो कितना इंटेंस वो लाइट होगा, ठीक है. क्या गर्मी दिन में ही सिर्फ निकलता है कि ठंडे दिन में निकलता है, या मतलब क्या होना चाहिए, ये सब इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिस्कस करेंगे. इसके बाद डिस्कस करेंगे कि आइंस्टाइन जो है, ठीक है, इसका ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है. एक्चुअल में जानते हो, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टाइन का जो है, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बातें होती है, ये एकदम सुपर इन्वेंशन था, ठीक है. पहले इनको इस पे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, लेकिन बाद में उनको इक्वल टू MC स्क्वायर पे मिल गया, ठीक है. लेकिन ये जो है, इसने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ने ना पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया फिजिक्स का, और मॉडर्न फिजिक्स का, सॉरी. और इक्वल टू MC स्क्वायर ने पूरे फिजिक्स को. फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ग्राफ क्या होता है, पार्टिकल नेचर ऑफ वेव क्या होता है, डुअल नेचर क्या होता है, ये सब सारी बातें याद रखेंगे, ठीक है. 1 मिनट, ये सब सारी बातें डिस्कस करें. तो लिखिए टॉपिक का नाम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल. देखो बेटा, अगर ये आपके पास एक मेटल है, ठीक है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. तुम कहोगे सर क्यों होता है, क्यों नॉन मेटल में नहीं होता क्या, क्या इंसुलेटर्स में नहीं होते क्या?
थोड़ा सा इसका स्टोरी समझाता हूं बेटा। 3 टाइप्स के सबस्टेंस है। मान लो एक आपके पास ये है जो इंसुलेटर है, ठीक है। इसके बाद सपोज कीजिए ये आपके पास मेटल्स है, और ये सपोज कीजिए एक मटेरियल आपके पास है जो सेमी कंडक्टर्स है, ठीक है, सेमी कंडक्टर्स। तो इसके इलेक्ट्रॉन का नेचर देख के ना आप बता सकते हो कि कौन मेटल है, कौन इंसुलेटर है, कौन सेमीकंडक्टर है। मेटल में जो है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो है उसको उतना बाइंडिंग एनर्जी उस मेटल की होती नहीं है, उतना उसको बाइंड करके नहीं रखता है, उसको थोड़ा फ्री छोड़ता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये मेटल है, ये मेटल का लैटिस है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा मेटल लैटिस, ठीक है। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से उधर, उधर से इधर मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो किसी भी मेटल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड होते हैं, वो फ्री होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। सेमीकंडक्टर में इससे थोड़ा कम होता है, कहने का मतलब उसका थोड़ा कम बाइंडिंग होता है, ठीक है। इंसुलेटर से कम होता है और मेटल से तो बिल्कुल ही ज्यादा होता है। वो मैंने कहने का मतलब ये बाइंड करके रखता है, उतना फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और इंसुलेटर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन को अगर यहां से यहां तुमको घुमा, यहां से यहां ले जाना है ना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इसमें मेटल्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मेटल्स में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसी को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। और इसका बहुत बड़ा रोल है, इलेक्ट्रिसिटी में इसका बहुत रोल है। जैसे आप पोटेंशियल इसमें अप्लाई करोगे, ठीक है, मैंने बताया था पोटेंशियल अप्लाई करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा जाता है, धक्का को ड्रिफ्ट कहते हैं, बताया था मैंने। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करने लगते हैं। तो इसीलिए मेटल में इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी मूव करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रो कंडक्टर होता है। और सेमीकंडक्टर में अगर आपने पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है, पोटेंशियल अगर आपने अप्लाई किया तो इसमें इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट ही नहीं होता है। और ड्रिफ्ट भी होता है तो उतना उसको सफिशिएंट एनर्जी मिलती नहीं है जिसके कारण कि इलेक्ट्रॉन मूव कर सके। इसीलिए इंसुलेटर जो है वो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है। यहां तक क्लियर है शिवेश? यस सर, ये क्लियर। वेरी गुड। तो अब तुम कहोगे कि सर अगर किसी मेटल से या किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे हटाना है या भगाना है, कहीं भी भगाना है, सपोज करो ये आपके पास एक मेटल प्लेट है, इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन अगर मान लो यहां से यहां, यहां से यहां आराम से घूम रहे हैं, रेंडमली घूमते रहते हैं, ठीक है, रेंडमली घूम रहे हैं, और मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बोलना है कि भैया तुम घर छोड़ के भाग जाओ, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो उतनी ही होगी जितना कि उसको बाइंड करके रखा हुआ था। अब एक एग्जांपल स्टोरी सुनाता हूं। शिवेश, मुझे बताओ तुम अभी अपने घर में रहते हो या नहीं रहते हो? यस सर। वेरी गुड। दीपांशु, आप लोग अपने घर में रहते हैं? हाँ यस सर। एक बात बताओ, अपने ही घर में आप लोग क्यों रहते हो? ठीक है, क्योंकि वहां पे आप तुम कहोगे कि सर मम्मी पापा का प्यार मिलता है, ठीक है, मम्मी पापा खाना पीना पैसा वैसा सारा कुछ सामान देते हैं, मैंने एक्स्ट्रा सब कुछ देते हैं, ब्रदर सिस्टर सब कुछ मिलता है मुझे सर, ठीक है। अच्छा मान लो इन सब सबको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, कि मान लो सपोज करो ये 10⁶ जूल एनर्जी आपको मान लो मम्मी पापा एक्स्ट्रा सब मिला के देता है, सपोज कर लीजिए। और अगर इतना ही एनर्जी या इससे ज्यादा एनर्जी अगर मैं आपको दे दूं, कहने का मतलब एक दूसरा घर है, उसमें आपकी ही मम्मी है, मम्मी का क्लोन है, पापा का क्लोन मैंने सेम टू सेम है, और जितनी चीजें हैं सब कुछ दी जा रही है, और एक्स्ट्रा एक कुछ दिया जा रहा है, तब तुम क्या करोगे? इस घर को छोड़ के आराम से दूसरे घर में जा सकते हो। तो तुम्हें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी एक घर से भगाने इसके लिए दूसरे घर में? जितना कि वो उसको बाइंड करके रख रहा था। तो जो बाइंड करके रखता है ना बेटा, उसी को वर्क फंक्शन कहते हैं। व्हाट इज द वर्क फंक्शन? द मिनिमम एनर्जी required by an electron to just escape from the metal surface, that is called the work function. सबका वर्क फंक्शन होता है, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका वर्क फंक्शन होता है। वो कभी इलेक्ट्रॉनिक वर्क फंक्शन होता है, कभी मैकेनिकल वर्क फंक्शन होता है। इलेक्ट्रॉनिक वर्क फंक्शन का एग्जांपल बताते हैं, जो इलेक्ट्रॉन वाला सब जो है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक नेचर की बात जब करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वर्क फंक्शन कहते हैं। मैकेनिकल वर्क फंक्शन होता है जो एक मैकेनिक्स का एक सबस्टेंस एक मेटल दूसरे मेटल के पार्टिकल को जो अट्रैक्ट कर रहा होता है,
ठीक है। तो ओवरऑल जितना मिनिमम एनर्जी आपको चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन को जस्ट स्केप करने के लिए उस मेटल सरफेस से, इस प्रोसेस को ही, इस टर्म को ही, इस पैरामीटर को ही वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन को बेटा फाई नॉट से डिनोट किया जाता है और इसका जो यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कहने का मतलब एनर्जी होती है। अब मैं थोड़ी एक एक्स्ट्रा बताता हूं। यहां से डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन से हमारा मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसमें जो भी बातें होगी वो सब मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कहलाएंगे। एटम्स, न्यूक्लियाई, ये सब जो भी चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, इसमें जो हम लोग जो भी बातें करते हैं ना, सबका जो क्वाइन होगा, सबका जो फंडामेंटल चीज जो होगा, उसको क्या कहेंगे पता है? उसको कहते हैं एनर्जी क्वाइन। अगर मैं पूछूं, अभी मैं शिवेश से पूछूं कि बताओ शिवेश, तुम्हारे पास कितने एनर्जी क्वाइन है? बोलेगा सर पता नहीं सर, एनर्जी क्वाइन क्या कहते हो आप? मैं ये पूछूंगा तुम्हारे घर में, तुम्हारा घर कितने रुपए का है? तो ये बोलेगा सर मेरा घर जो है वो मान लीजिए 1 CR का है सर। ठीक है। एक कार है सर, वो मान लो 10 CR का, 10 लाख का है। उसके बाद मेरे इतने कपड़े हैं, इतने सामान है, इतने सामान है। सबको अगर मैं कैलकुलेट कर लूं पैसे में, मनी में कैलकुलेट कर लूं, तो ये बोल सकता है कि सर मेरे पास ना 5 CR का मैं ऑनर हूं सर। इसी को मैं एनर्जी में कन्वर्ट कर लूं, ठीक है, तो उसको एनर्जी क्वाइन कहते हैं। तो कहने का मतलब इस दुनिया में जो भी चीज बनी हुई है वो सब एनर्जी से बनी हुई है, एनर्जी क्वाइन से बनी हुई है। तुम कहोगे सर ये फोन, हाँ इसकी भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तुम कहोगे सर ये वाला माउस, हाँ इसकी भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तुम कहोगे सर आप जो बने हो, मेरी भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। ठीक है। तो कहने का मतलब इस दुनिया में जितनी भी बातें होंगी सबको हम लोग एनर्जी क्वाइन से जानेंगे। सबका एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, मतलब एनर्जी होगी। तो उसी तरह इस मेटल का भी एक वर्क फंक्शन होगा। इस मेटल का भी एनर्जी होगा जो उसको बाइंड करके रख रहा होगा, जिसके कारण कि वो बाहर ना जा सके। दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अब तुम कहोगे सर वर्क फंक्शन का फायदा क्या है, इलेक्ट्रॉन एमिशन होता क्या है? पहले डिटेल में बताइए, मैं सब पढ़वाऊंगा आप लोगों को, पहले समझो अच्छा से। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है बेटा? अगर आपके पास एक मेटल सरफेस है, इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन यहां सरफेस छोड़कर भाग रहा है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं। जो उसको बाइंड करके रखा हुआ था जो एनर्जी, उसको हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है। द फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। समझ में आ रहा है दीपांशु? यू नो बेटा, Yes, sir. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन को भगाने के 4 तरीके हैं। अब इसकी भी स्टोरी सुनाता हूं। ठीक है। मेरी सिस्टर ने ये बताया भी था एक बार, ठीक है, कि जानते हो किसी, जैसे उन्होंने एग्जांपल बताया, बोला हर्ष तुम क्यों भागे थे? मैंने कहा पापा के डांट से भागा था मैं। भागा था क्या घर से? बोले मुझे, बोला अंदर घर से निकला वो बुक बुक लेके और बाहर तक आया, तब पापा पहले डांट चुके थे। उसके बाद में बोले कहाँ जा रहा है? कहाँ जाएगा पहले? ठीक है, चलो घर भागो और अब आगे से बदमाशी मत करना। ठीक है। तो उसी दिन ये पूरी स्टोरी मेरी सिस्टर ने पूरा बनाया था। बोलता जानते हो किसी भी बच्चे को घर से भगाने के 4 तरीके हैं। वो उसकी स्टोरी है। पहले बच्चे को खाना ही मत दो, अपने आप भूख के कारण वो भाग जाएगा। सेकंड ये है कि उसको लात मारो, अपने आप भाग जाएगा। खाना खिलाओ उसको लेकिन लात मारो, देखो अपने आप भाग जाएगा। थर्ड क्या है, उसको वहां पे पूरा गर्म कर दो, सरफेस को ऐसा करो, उस रूम का टेम्परेचर बढ़ा दो जिसके कारण वो कंफर्ट ना कर सके, तो उसको क्या कहेंगे? उससे उसको गर्मी के कारण भाग जाएगा। और चौथा ऐसा है कि किसी और कॉज से भाग सकता है। एक्चुअल में देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिशन कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन को भगाने के कितने तरीके हैं? देयर आर 4 टाइप्स। पहले वाले को क्या कहते हैं? थर्माइनिक एमिशन। थर्म माने हीट, हीट तुम दो अपने आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। सेकेंड को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो वर्ड का मतलब ही होता है लाइट। तुम उसको लाइट दो, इतनी लाइट दो, इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट दो जिसके कारण घर छोड़ के भाग जाए, वो मेटल जो है सरफेस छोड़ के भाग जाए। फील्ड एमिशन, इसका मतलब तुम इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हो या मैग्नेटिक फील्ड लगा सकते हो। ठीक है, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रॉन भाग गया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रॉन भाग गया, तो फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन कहते हैं। और नेक्स्ट होता है सेकेंडरी एमिशन। इसके बहुत सारे कॉज हैं। कॉलिजन हो सकता है, कोई आके फाइट करके भगा दे तुम्हें, कॉलिजन मतलब कॉलिजन हो सकता है। कोई क्या है, तुमको कुछ स्टाइलेशन कर ले, उसके बाद पोलराइजेशन कर ले, मतलब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं।
ठीक है, गैल्वेनाइजेशन कर दे जिसके कारण कि तुम भाग जाओ, ठीक है, उसको कहते हैं ट्रांस गैल्वेनाइजेशन, उस प्रोसेस को कहा जाता है। तो कहने का मतलब इसमें बहुत सारे और मेथड्स है, उसको सेकेंडरी एमिशन कहते हैं। यू नो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एमिशन, थर्माइनिक एमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, फील्ड एमिशन एंड सेकेंडरी एमिशन। अब तुम कहोगे सर व्हाट इज द थर्माइनिक एमिशन, ये सब सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले मुझे पढ़ के सुनाइए, दीपांशु पढ़ो। Sir, in metals, loosely bound electrons are called free electrons. पढ़ो, व्हाट इज The द वर्क work फंक्शन। function of so work function of a metal is the minimum energy required by an electron to just escape from the metal surface so as to overcome the restraining forces at the surface. वेरी गुड, आगे। Sir, गला बैठा हुआ है sir. Sir, work function of a metal is generally denoted by phi and it is usually measured in EV. इसको फाई नॉट कहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पढ़ के Yes, sir, phi सुनाइए, naught. व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन। The phenomena of emission of electrons from the surface of a metal is called electron emission. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। There are 4 types of electron emission: thermionic emission, photoelectric emission, field emission, and secondary emission. वेरी गुड। अब समझो व्हाट इज द थर्माइनिक एमिशन। बताया मैंने, जब आप हीट करोगे तो द फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस वेरी हीटेड सुटेबल। ये नहीं कि तुम कहोगे सर किसी भी टेम्परेचर पे हीट कर दूंगा भाग जाएगा क्या, नहीं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा। सपोज कीजिए इसको मान लिया जाए, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है इस मेटल में, आपने 10 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे अप्लाई किया, नहीं भागा, 100 कर दिया, नहीं भागा, 110 कर दिया, नहीं भागा, सपोज करो आपने 2110 कर दिया, इलेक्ट्रॉन भाग गया। तो कहने का मतलब है कि इस टेम्परेचर पे वो सबस्टेंस भाग जाएगा। उसी को वर्क फंक्शन नहीं, वर्क टेम्परेचर फंक्शन कहा जाता है। पर इतना डीप नहीं जानेंगे, 12 में इतना डीप में नहीं है, तो सिर्फ यही जान लो कि जब किसी सबस्टेंस को एक सुटेबल हीट अप्लाई करने पे उसके इलेक्ट्रॉन अगर भाग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन एंड द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द थर्मल इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसी को क्या कहते हैं, थर्मल्स इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, या इसी का दूसरा नाम है थर्मियॉन्स, ठीक है। तो द नंबर ऑफ थर्मियॉन्स डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मेटल। कितना इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकलेगा उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि कितना आपने उस मेटल पे टेम्परेचर अप्लाई किया है, और उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि अगर मेटल ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन तुरंत छोड़ता है तो आप कम हीट के बाद भी आप छुड़वा सकते हो। कुछ ऐसा मेटल होता है जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है, बहुत हैवियर टेम्परेचर देंगे तब वो छोड़ेगा। तो कहने का मतलब है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, और दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड थर्मियॉन्स। सेकेंड नंबर, व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। समझना बेटा इसको, अगर आपके पास एक मेटल सरफेस है, आपने यहाँ पे यहाँ से लाइट स्ट्राइक कराया आपने, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, इसकी सिर्फ एनर्जी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, मान लो बाहर नहीं निकला, ठीक है, तो तुम कहोगे कि इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। देखो अगर ये नहीं निकल रहा है तो तुम क्या कह सकते हो, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, मैंने इसको बाइंड करके रख रहा है, ठीक है, इसलिए वो बाहर नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर तुमने इस मेटल पे दिया, थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ा के दिया, आपने फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दिया, ठीक है, बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी आया जिसपे कि वो इलेक्ट्रॉन सारे, मैंने इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलने लगे, सारे नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगे। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगा उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो वही सुटेबल फ्रीक्वेंसी की जो बात हो रही है, वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ओवरकम करना है। The phenomenon of emission of electron from the surface of metal when light radiation of suitable frequency fall on it, or the emitted electrons are called photoelectrons। और ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट पे। अगर आपके पास इंटेंसिटी ज्यादा होगी लाइट की तो ज्यादा थर्मल माने फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बाहर निकलेंगे। अब थर्ड जो डिस्कस करेंगे इसको कहते हैं फील्ड एमिशन। सपोज कीजिए आपके पास एक सबस्टेंस है, मेटल सरफेस है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन ये घर छोड़कर बाहर नहीं भाग रहे, मतलब मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर नहीं भाग रहे।
अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, तो नहीं भागा ये 10 अगर अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या पहले यूनिट होता है, पहले वो समझो, फोर्स अपॉन चार्ज। इसका मतलब है कि 10 न्यूटन पर कूलम चार्ज आपने अप्लाई किया, नहीं भागा। आपने 100 अप्लाई किया और वो भाग गया, ठीक है। तो सूटेबल, हमेशा सूटेबल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है। द फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल सरफेस, द एप्लीकेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और वो अगर भाग गया तो उसको क्या कहते हैं, फील्ड एमिशन कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है कोल्ड कैथोड एमिशन। अगर तुमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया आपने, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड एमिशन कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड एमिशन। तो कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड से भी भाग सकता है वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड से भी भाग सकता है। फोर्थ वाले को कहते हैं बेटा सेकेंडरी एमिशन, ठीक है। अगर सपोज कीजिए आपके पास ये मेटल सरफेस है, इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, आपने इतने वहां पे मतलब ये अप्लाई किया, जैसे स्ट्राइक कर दिया मेटल पे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। यहां से एक आपने किसी मेटल इलेक्ट्रॉन से या किसी और सब्सटेंस से स्ट्राइक करा दिया, ये बाहर निकल गया, ठीक है। तो उसको हम लोग जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक कराते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, रिपेल होगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, ठीक है। तो जो बाहर निकलता है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ के भागता है, उसको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जिस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करते हैं बेटा, इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। द फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है, इन लार्ज नंबर व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द मेटल सरफेस। क्लियर है? तो चलिए शिवेश जी, यहां तक कोई डाउट? नो सर। दीपांशु क्लियर है? यस सर, बस एक बार आप यही वाला बता दीजिए, थर्मियोनिक। जब देखो, जब हम लोग हीट देते हैं, एक स्पेसिफिक हीट देते हैं जिसके कारण कि इलेक्ट्रॉन छोड़कर बाहर निकल जाता है, इस प्रोसेस को थर्माइनिक एमिशन कहते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो पढ़ के सुनाइए शिवेश, व्हाट इज द थर्माइनिक एमिशन? So it is the phenomena of emission of electrons from the metal surface when heated suitably. The emitted electrons are called thermal electrons or thermions. The number of thermions emitted depends upon the temperature of the metal surface. ये जरूर याद रखिएगा बेटा कि ये नंबर ऑफ थर्मायंस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ मेटल सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। दीपांशु, व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन? Sir, it is the phenomenon of emission of electrons from the surface of metal when light radiations of suitable frequency fall on it. The emitted electrons are called photoelectrons. The number of photoelectrons emitted depends on the intensity of the नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन? पढ़िए शिवेश। It is the phenomena of emission of electrons from the surface of metal under the application of strong electric field or magnetic field. हाँ, मैं बताता हूँ। डेफिनेशन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखा है, बहुत सारे बुक में नहीं लिखा होता है, लेकिन मैंने अपनी बुक में जो है वहां लिखा है, ठीक है। यहाँ मैं समझाने के लिए आप लोगों को रखा हुआ है। जानते हो, इसके लिए मुझे मेल भी आया था एक बार, ठीक है। मेरी एक ये बुक जो है कहीं कहीं हुई थी, तो एक जगह है यहाँ पे रायपुर कह के कहीं जगह है, इसमें इंडिया में ही है। तो रायपुर में से किसी बच्चे ने या किसी टीचर होगा, कोई होगा, तो उसने मुझे मेल किया था कि सर मैंने आपकी बुक पढ़ी, तो उस बुक में मैंने देखा है कि वहां आपने लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या सर मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रॉन माने भाग सकते हैं क्या? ठीक है, एमिट हो सकते हैं, ठीक है। मैंने लिखा था, उसको मेल किया था मैंने रिटर्न, यस इट कैन बी पॉसिबल, बट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी आल्सो सुटेबली, मतलब वो भी सुटेबल मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो फिर उसने तो दूसरे दिन फिर मेल किया कि सर लेकिन बहुत सारी बुक में तो होता नहीं है लिखा हुआ ऐसा, ठीक है। तो मैंने कहा कि देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है लिखा हुआ ना, तो बाय डिफॉल्ट खुद बस समझ जाओ कि वो मैग्नेटिक फील्ड भी है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जर्क आ रहा है तो, ठीक है। तो इसीलिए अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो भी समझ जाइए कि वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो तुम कहोगे सर मैं पेपर में क्या लिखूंगा, तो पेपर में ये लिखना चाहिए
It is the phenomenon of emission of electron from the surface of a metal under the application of a strong electric field or magnetic field. Clear है मेरी बात है? Yes, sir. Very good. What is the secondary emission? तुम ही पढ़ के सुनाइए सीवेश. Secondary emission किसको कहते हैं बेटा? That is a phenomenon of emission of electrons from the surface of the metal in large number when fast moving electrons called primary electrons strike the metal surface. The electrons so emitted are called secondary electrons. Very good. अब हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते किसको, और इसको डिटेल में लिखेंगे. तो लिखो कॉपी में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. क्लियर है? समझिएगा. अगर अभी मैंने डिस्कस किया कि एक मेटल सरफेस है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. अब सुनना, इसको मैंने इसलिए लिखा है, पूरा डीप में मैं कराऊंगा. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बेटा. तुम कहोगे सर ऐसा भी तो होता होगा कि मेटल में जो है बहुत सारे मेटल इलेक्ट्रॉन लेटिस होते होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर पे हो सकते हैं. हाँ वो भी हो सकते हैं. सर एटम यहाँ पे कॉर्नर पे हो सकते हैं. हाँ ये भी हो सकता है. एक्चुअली में केमिस्ट्री में पहले एक सिलेबस चैप्टर हुआ करता था आप लोगों का, स्टेट्स ऑफ मैटर. उसमें ये सब सारा गिवन होता था. अब शायद हटा दिया है सिलेबस से. समझो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, यहाँ पे कॉर्नर पे भी हो सकते हैं. एटम भी इस कॉर्नर पे हो सकते हैं. तो मान लो एटम है, तुम कहोगे सर इलेक्ट्रॉन, मान लो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और कुछ एटम है, तो इसके अंदर भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अगर मैंने इसमें लाइट स्ट्राइक कराया तो कौन इलेक्ट्रॉन सर बाहर निकलेगा? ये वाला निकलेगा कि ये वाला निकलेगा? तो मैं आंसर बताता हूं बेटा. जिसका बाइंडिंग एनर्जी कम होगा वो सबसे पहले निकलेगा. तो ऑब्वियसली ये वाला सबसे पहले निकलेगा. और जब ये सब निकलने लगेंगे और इसका बाइंडिंग टूटने लगेगा, मतलब बाइंडिंग एनर्जी जो बांध के रखता है, लैटिस सब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है. ठीक है, तो वो जब टूटने लगता है तब ये इलेक्ट्रॉन बाहर भागते हैं. तो कहने का मतलब है कि अगर आपने एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी से स्ट्राइक किया तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं. ठीक है, तो इस प्रोसेस को, उस फेनोमेनन को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. तो you know, it is the phenomenon of emission of electron from the surface of metal when radiation of suitable frequency fall on it. तीन ही हो रही है. तो जब भी किसी मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप ड्रिफ्ट कर रहे हो, मतलब उस पर एक अप्लाई कर रहे हो. और क्या अप्लाई कर रहे हो? किससे अप्लाई कर रहे हो? लाइट से स्ट्राइक कर रहे हो. तो इस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, और उस भागने वाले इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो भाग रहा है उसको किसी मेटल वायर से अगर पास करा दो तो उसमें जो करंट पैदा होगा उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट. दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट. तो अब तुम कहोगे कि सर, लिखो कॉपी में, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक है, ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. देखो ये होता क्या है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. ठीक है, समझना. अभी मैंने बताया था कि जिस स्ट्राइक से, जितनी इंटेंसिटी से आप लाइट को स्ट्राइक करोगे उसी इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन निकलेगा. तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरीज लिनियरली विद द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. तुम कहोगे सर इसका मतलब क्या है? कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के. ये करंट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी के. तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरीज लिनियरली विद द इंसिडेंट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. The number of photo electron emitted per second is directly proportional to the intensity of incident radiation. क्लियर है दीपांशु बाबू? पढ़ के सुनाइए मुझे. What is the effect of the intensity of the incident radiation? Sir, photoelectric current varies linearly with the intensity of the incident radiation. The number of electrons emitted per second is directly proportional to the intensity of the incident radiation.
क्लियर? तो इसका Yes, ग्राफ sir. बना लीजिए आप लोग कॉपी में, और वो छोटा सा वर्ड में लिख लो, ठीक है? छोटा सा वर्ड में लिख लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। अब समझो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। तुम कहोगे सर ए और सी क्या है, पहले समझना। पहले फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है उस प्रोसेस को पूरा समझाता हूं बेटा। सपोज कर लीजिए हमने यहाँ पे एक, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब ले लिया, यहाँ पे हमने एक रॉड लगा दिया और एक दूसरा रॉड यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और इस दोनों को मैंने बैटरी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और बहुत कम वैल्यू को बैटरी से मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। इस वाले को देखो, अगर ये है हमारा बड़ा वाला तो ये कैथोड कहलाता है, नेगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव होता है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, कैथोड हो गया, ये हो गया एनोड। अगर इसके बीच का पोटेंशियल बहुत कम है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, सिर्फ मैंने ज्वाइन करके रखा है, बैटरी डिस्चार्ज है, मान लो बहुत कम चार्ज है। अब मैंने क्या किया, इस कैथोड पे, ठीक है, मैंने यहां पे लाइट पास कराया, लाइट से स्ट्राइक कराया। तो जब लाइट से स्ट्राइक कराएंगे तो इस जो कैथोड पे जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, पहले तो उससे वो बाहर निकलेंगे नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी, मतलब क्या कहते हैं, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इससे जाने लगेगा और इलेक्ट्रॉन पूरा सर्किट में पास करने लगेगा। तो देखो, तुम पहले जब अप्लाई कर रहे थे उस समय में इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा था, तो जब तुम अप्लाई तो पहले भी कर रहे थे, तुमने पहले भी लाइट स्ट्राइक कराया, पहले भी तुमने यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया था, बैटरी लगाया था, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर निकल रहा था। उस समय के पोटेंशियल को क्या कहेंगे पता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, या दूसरा नाम उसका क्या है बेटा पता है, कट ऑफ पोटेंशियल। माने एक ऐसा पोटेंशियल जिसपे इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकले, करंट उस समय 0 होता है, ठीक है। अगर मान लो किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ठीक है, तुम उसके पोटेंशियल घटाते जाओ, घटाते जाओ, घटाते जाओ, इतना घटा दो कि जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकल सके। तो उस नेगेटिव पोटेंशियल को, उस मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल को ही क्या कहते हैं बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, उसी को कट ऑफ पोटेंशियल कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने लाइट स्ट्राइक कराया फिर भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, ठीक है, तो वो क्यों नहीं निकला, क्योंकि उस समय स्टॉपिंग पोटेंशियल काम कर रहा है, लेकिन आपने एनर्जी इतनी बढ़ा दी कि वो स्टॉपिंग पोटेंशियल को ब्रेक कर दिया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर गया, तो उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। और कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, ठीक है, अगर उसकी एनर्जी देखना चाहोगे तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है E इंटू वी नॉट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला बताया था, वर्क इक्वल टू पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, तो पोटेंशियल वर्क इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इंटू वी नॉट पोटेंशियल, और वही जो होगी वो कितने होगी, हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होगी, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर। तो m इज द मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड v max इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मतलब क्या है, तुम कहोगे कि सर अगर मान लिया जाए मेरी इंटेंसिटी में बढ़ाते जाऊंगा लाइट का, लेकिन उसका कट ऑफ पोटेंशियल तो फिक्स होगा ना, तो हाँ, उसका कट ऑफ पोटेंशियल एक फिक्स होता है बेटा, उसको माइनस वी नॉट कहते हैं। चाहे इंटेंसिटी आप कुछ भी रखिए, लेकिन उसका एक कट ऑफ पोटेंशियल होता ही है कि जिसके पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। हाँ, इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे, जैसे बढ़ाते जाओगे उसी तरह से मतलब करंट बाहर निकलता जाएगा, लेकिन कट ऑफ पोटेंशियल फिक्स होगा। तो उस कट ऑफ पोटेंशियल यहाँ पे कौन है, माइनस वी नॉट इज द कट ऑफ पोटेंशियल। इंटेंसिटी कौन है, I3। अगर ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसका मतलब इंटेंसिटी उसकी ज्यादा है, कम निकल रहा है तो उसकी इंटेंसिटी कम है, और सबसे कम है। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को, बताइए। No, sir. वेरी गुड शिवेश, तो बताइए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी।
अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया, रुको बताने दो मुझे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। एक ऐसा समय आता है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन उस समय सर्किट से पास कर रहा होता है, अब उससे ज्यादा पास ही नहीं कर सकता। जितना भी इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही तो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो उसको ही सैचुरेशन करंट कहा जाता है। पढ़ के सुनाइए शिवेश जी। The maximum value of photoelectric current is called saturation current. The minimum negative potential V naught given to the plate A with respect to plate C, at which the photoelectric current becomes zero, is called stopping potential or cutoff potential. If electron is the charge on photoelectron, then K max would be equal to E V naught, which is equal to half mv square max, where m is the mass of photoelectron and V max is the maximum velocity of emitted photoelectron. क्लियर है यहां तक? तो Yes, इस sir. वाले ग्राफ में आपको पूछा जाएगा, इस ग्राफ ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि कट ऑफ पोटेंशियल हमेशा फिक्स्ड होता है बेटा। हाँ, इंटेंसिटी के बेसिस पे फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए मैंने पहले बताया था कि फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। चलिए, तो तुम कहोगे सर इस ग्राफ से आपने क्या सीखा, क्या कंक्लूड करना चाहते हैं? तो दीपांशु भैया बताइए क्या कंक्लूड करना चाहते हैं, बताइए आप। Sir, all the photoelectrons emitted from metal C are not having the same kinetic energy. रुक जाओ, For रुको the रुको रुको पहले। Yes, sir. देखो, जितना भी कैथोड से जितना भी फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, इसका सबका काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी सबकी अलग अलग होती है ना, इसीलिए। सेकेंड नंबर, So for the radiations of a given frequency and material of plate C, the value of stopping potential is independent of the intensity of the incident radiation. ये मैंने बताया था अभी कि मतलब Yes, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा एक कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से। आप कितना भी रेडिएशन डालो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट नंबर, sir, it means the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons depends on the radiation source and nature of material of plate C, but is independent of the intensity of incident radiation. ऑब्वियसली अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द रेडिएशन सोर्स, कितना रेडिएशन सोर्स में कितनी आपके पास इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नाउ Sir, stopping potential threshold frequency जैसा ही है ना? हाँ, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो कैथोड का प्रॉपर्टी होता है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो उसका मेटल का, मतलब वो जिस जहां से आप लोग स्ट्राइक करा रहे हैं जिस लाइट से, उसकी फ्रीक्वेंसी की बात होती है। क्लियर है? और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? वो पोटेंशियल जो उसको बांध के रखा हुआ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी है जितना फ्रीक्वेंसी पे वो बाइंड करके रखा हुआ है, ठीक है। दोनों एक तरह से सेम चीजें हैं, लेकिन वो पोटेंशियल बताता है, वो फ्रीक्वेंसी बताता है, बस इतना ही डिफरेंस है। क्लियर है? Okay, sir. Yes, sir. नहीं, क्रॉस क्वेश्चन करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितने क्रॉस क्वेश्चन करेंगे उतना मजा आएगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है, तो पहले बात देखो, इस ग्राफ को देखिए जरा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी, मैंने बताया था कि जब सैचुरेशन करंट पास करने लगेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, सारा मैक्सिमम करंट पास करेगा उसमें। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी मान लो कम फ्रीक्वेंसी आपने डाला, तो उस समय में क्या होगा? कम इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, मैंने बताया था। आपने जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते गए उसी समय क्या होगा? उस समय उसकी इलेक्ट्रॉन भी ना बाहर निकलने की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है सब फ्रीक्वेंसी के मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी की अलग अलग होती है। अगर आपने मान लो यहाँ 10 हर्ट्ज दिया, ठीक है, उस समय कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, उस समय जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा उसको V0 कहेंगे। अगर आपने 20 कर दिया, उस समय जो होगा तो V0 कहेंगे, 02 कहेंगे, फिर V03 कहेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी अगर आप चेंज करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होता है, अलग अलग होता है। लेकिन द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर द रेडिएशन ऑफ हायर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। अगर आपने बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी डाला, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि
मतलब सारे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं, तो कहने का मतलब उस समय जो फ्रीक्वेंसी होगी जिसके कारण सारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो उसमें आपको ज्यादा फ्रीक्वेंसी डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस समय जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो ज्यादा नेगेटिव होगा। अभी देखिए यहाँ जो फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं न्यूथ रिग्रेटर है यहाँ पे, उस समय जो पोटेंशियल है वो क्या है, ज्यादा नेगेटिव है। From the graph, we note that first the value of stopping potential is different for radiation of different frequency. If the second, the value of stopping potential is more negative for radiation of higher incident frequency. वेरी गुड। अब देखो द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बट इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। सैचुरेशन करंट एक जो आएगा वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी से, उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है जब सैचुरेशन हो जाती है। सैचुरेशन करंट में जिस समय पोटेंशियल होता है उसको फिक्स पोटेंशियल कहते हैं, उसकी वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट होती है। नाउ अब तुम कहोगे सर दो अलग अलग मेटल है। अब ये सीन देखिए, ये मेटल ए है, ये मेटल बी है, ठीक है। इस दोनों मेटल पे मैंने फ्रीक्वेंसी अप्लाई किया, तो दोनों का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा या नहीं होगा, मुझे ये बताइए। दीपांशु सीवेश बताइए। सर एक और बार रिपीट करना। दो मेटल अलग अलग है, ये मेटल ए है और ये मेटल बी है। यस सर। दोनों की स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगी या नहीं होगी? सर होगी, ऑब्वियसली होगी, ठीक है, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन को जो बाइंड करके रखेगा वो बिल्कुल डिफर होगा। तो दो मेटल है, दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है, ठीक है। तो अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ ड्रॉ करोगे ना बेटा, तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग है। हाँ, लेकिन दोनों पैरेलल होंगे, दोनों एक साथ ही इंक्रीज करेंगे। जैसे जैसे आप स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी वैसे ही बढ़ती जाएगी, लेकिन एक नंबर फिक्स्ड होगा। जो इस मेटल का अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, इसका अलग होगा, इसका अलग फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल होगी, इसकी भी अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो तुम कहोगे सर पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपको बोला जाएगा ऐसे ग्राफ दे देंगे वो लोग, ऐसे ऐसे बना देंगे, ठीक है, और यहां पे लिख देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल और यहां पे लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, और आपको पूछा जाएगा कि बताइए सबसे कम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, तो ऑब्वियसली इसकी होगी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, इतनी होगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका डिफर करेगा या नहीं? हाँ करेगा भाई। कैसे करेगा? देखो इसको अगर ऐसे बढ़ाओ मिलाओ, देखो मिलाओ, सबका अलग है। तो जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा है उतनी ज्यादा नेगेटिव उसकी वर्क फंक्शन होगी, उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल होगी। देखो सबसे नेगेटिव है। फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ा रहे हो स्टॉपिंग पोटेंशियल नीचे में सबसे कम होता चला जाएगा, तो मतलब मोर नेगेटिव हो जाएगा वो। क्लियर है मेरी बात है? यस सर। यस सर। जेईई मेंस 2007 सेम क्वेश्चन। क्लियर? नाउ तो तुम कहोगे सर इससे हमने क्या कंक्लूड किया, ठीक है, तो पढ़ के सुनाइए दीपांशु जी, क्या कंक्लूड किया आपने? Sir, for a given photosensitive material, the stopping potential varies linearly with the frequency of the incident radiation. For a given photosensitive material, there is a certain minimum cutoff frequency called threshold frequency, which which is the stopping potential is zero. Third, the higher is the work function for a photosensitive material, the greater is the value of threshold frequency. The intercept of the potential axis equals to minus phi naught upon E equals to minus HV naught upon E. Therefore, work function phi naught equals to EX, magnitude of intercept on the potential axis. ओके, पहले ये h न्यू नॉट है, v नॉट नहीं है, और ex नहीं है, e इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरसेप्ट। अरे भाई ये इस वाले को इंटरसेप्ट कहते हैं। तो मैंने बताया यस सर, हाँ यस सर। इंटरसेप्ट किसका होगा, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट होता है जो। तो सबसे कम इसका जो इंटरसेप्ट होगा, ठीक है,
इंटरसेप्ट सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, इसलिए तो मैंने कहा मोर नेगेटिव होगा। दैट्स इट। क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर अ मेटल, given metal and given frequency of incident radiation, the number of photoelectron is directly proportional to the intensity। ये बता चुके हैं हम लोग। तो अभी तक जो भी पढ़े हैं उसको कंक्लूड करके ये लिखा गया है लॉज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, कि अगर कोई मेटल फिक्स्ड है, एक मेटल है, उसकी फ्रीक्वेंसी में फिक्स्ड है, तो उससे जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी के। फॉर अ गिवन मेटल there exists a certain minimum frequency of the incident radiation below which no emission of photoelectrons takes place. This frequency is called the threshold frequency। मैंने बता दिया है कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है उसके नीचे रखोगे तो बाहर इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तुम लोगों ने देखा होगा सोलर सेल जहां पे लगा होता है वहां वो लोग बोलते होंगे यार आज ना थोड़ा धूप कम है इसीलिए लाइट ना बड़ी उतना इंटेंस नहीं है। क्यों भाई? अगर मान लो पूरा बादल रहेगा ना और पूरा एकदम काला काला दिन रहेगा तो उसमें लाइट निकलेगी नहीं, उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। हाँ, क्योंकि एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी the maximum kinetic energy of the emitted photoelectron is independent of the intensity of incident light but depends only upon the frequency of the incident light। ठीक है? and you know the photoelectric emission is an instantaneous process। ये लाइन बहुत याद रखना। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन जो होता है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, वो अचानक से स्टार्ट हो सकता है। जैसे उसने तुमने एक्वायर किया वो अचानक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? और अगर ऐसा भी नहीं है, अगर मान लो एक मेटल है इसमें फ्रीक्वेंसी तुमने एक्वायर किया, ये जरूरी नहीं कि यहां से निकलेगा, वो कहीं से भी निकल सकता है, लेकिन पूरे से निकल, जैसे उसने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ओवरकम किया इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। क्लियर है मेरी बात है? Yes. अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द फोटो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है? नाउ लिखिए कॉपी में आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है? इसी को एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन भी कहा जाता है। ठीक है? तो पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा पहले समझिए। व्हाट इज द आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन। पहले समझो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर कहीं लाइट अगर ये आ रही है, वो लाइट जो है वो स्मॉल पैकेट से मिलकर बना होता है, टाइनी पैकेट से मिलकर बने होते हैं, और उस पैकेट को ही क्वांटा कहा जाता है। ये जो लाइट अगर आपके पास आ रही है तो उस लाइट जो है वो छोटे छोटे पैकेट से, एनर्जी पैकेट से बने होते हैं, छोटी छोटी पार्टिकल से बने होते हैं, और उसको ही क्वांटा कहते हैं। उस एनर्जी के पैकेट को क्वांटा कहते हैं, और उस क्वांटा के अंदर बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं, उस पार्टिकल को फोटोन कहा जाता है। तो तो सबसे पहले प्लांक्स ने एक क्वांटम थ्योरी दिया था जो क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जिस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है। जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट डालते हैं और उस कांस्टेंट को कहते हैं एच, प्लांक्स कांस्टेंट। तो E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? एच न्यू। ठीक है? पहले समझिए अच्छा से। लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि अगर कोई भी प्लेट है, जैसे मान लो सोलर प्लेट है, सोलर प्लेट में क्या होता है? लाइट यहां पे स्ट्राइक करती है। ठीक है? एक फ्रीक्वेंसी के बाद वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहर निकलने लगते हैं। तो लाइट पड़ने के का बाद, दिस इज द लाइट, लाइट जब पड़ते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है वही हमें करंट देता है। ठीक है? तो हम लोगों ने क्या सीखा कि E इक्वल टू एच न्यू, और आइंस्टाइन ने कहा कि जितना फोटोन उस पर स्ट्राइक करेगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलेगी। ठीक है? तो E इज इक्वल टू एच न्यू एंड E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है? E जो है वो क्या होता है? एच न्यू होता है। किसने बताया था ये?
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है ये, क्वांटम थ्योरी। और E इक्वल टू एम सी स्क्वायर क्या है, आइंस्टाइन्स, ठीक है, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस इसको कहते हैं। तो लिख लीजिए पहले, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी ऑफ radiation is directly proportional to frequency, directly proportional to frequency of radiation. So E is directly proportional to the nu, and you know E is equal to h nu, where h is equal to Planck's constant. क्लियर है? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि एक मेटल प्लेट आपके पास है, इस पे आपने क्या किया, फोटोन से स्ट्राइक कराया, फोटोन माना लाइट से स्ट्राइक कराया, ठीक है। तो ये सारे मेटल प्लेट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक वर्क फंक्शन होता है जो उसको इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखता है, ठीक है। तो अगर आपने बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा एनर्जी दे दिया, तब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इसमें काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, मतलब ये मूव करने लगते हैं, बाहर की तरफ भाग जाते हैं। ये बाहर कौन निकल रहा है जी, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। आपने किससे स्ट्राइक किया है जी, लाइट से स्ट्राइक किया है, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि लाइट के पास कितना एनर्जी है, तो आप क्या कहोगे कि लाइट के पास, मेरे पास टोटल एनर्जी E है। और लाइट अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है तो कितनी एनर्जी देना पड़ेगा उसको, तो पहली बात है उसके वर्क फंक्शन देना पड़ेगा, मतलब तोड़ना पड़ेगा उसको, फाई नॉट को तोड़ना पड़ेगा, प्लस ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर की निकलेंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी मत लिखना बेटा, वी मैक्स स्क्वायर लिखना। इसका मतलब है कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब अगर मैंने लाइट से कहीं स्ट्राइक किया किसी मेटल प्लेट पे, तो मेटल प्लेट ने जो उस इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखा था, उसकी एनर्जी को मैंने तोड़ा, मतलब उतना एनर्जी दिया, प्लस वो जो है काइनेटिक एनर्जी से मूव करने लगा। यहां तक क्लियर है श्रद्धा? यस सर। अब तुम समझो, तुमको लास्ट क्लास में नहीं पता था, तुम ज्वाइन नहीं की थी, सुनना मेरी बात। वर्क फंक्शन किसको कहते हैं, फाई नॉट क्या होता है, एक ऐसी एनर्जी, इतनी एनर्जी जो उस इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखता है, उसी को वर्क फंक्शन कहा जाता है। तो लिख लीजिए आप लोग, E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। कम करेगा फिर निकलेगा। इसी को अब E को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच न्यू, ठीक है। और फाई नॉट को क्या लिख दिया मैंने, फाई नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। कुछ बच्चे इसको वी स्क्वायर लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। अब देखो, हाफ एम वी स्क्वायर को एक जगह रहने दीजिए, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर को एक जगह रहने दीजिए, फाई नॉट को अगले साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस फाई नॉट। क्लियर है? तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर को ही क्या कहते हैं बाबू, बताओ, काइनेटिक एनर्जी। तो कितना काइनेटिक एनर्जी से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, वो क्या होता है, टोटल एनर्जी माइनस फाई नॉट, किस एनर्जी से आपने उसको स्ट्राइक किया है और कितना थ्रेशोल्ड है। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, अगर आपके पास एक मेटल प्लेट है जिसका वर्क फंक्शन फाई नॉट है, ठीक है, मान लो फाई नॉट यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
इसका मतलब है कि अगर आपने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक भी अगर आपने यहाँ पे लाइट डाला तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। अगर आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा डाल दिया, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने बाहर दे दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होंगे, बाहर निकालेंगे। और दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 11 माइनस 10, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो उस पार्टिकल की होगी वो टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। आपने कहा कि काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। फाई नॉट का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क फंक्शन, ये भी तो एक तरह की एनर्जी ही होती है, इसको कहेंगे एच न्यू नॉट। ठीक है, तो एच काइनेटिक एनर्जी को एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तुम कहोगे सर व्हाट इज द न्यू नॉट हियर, न्यू नॉट इज द वर्क फंक्शन, फ्रीक्वेंसी फंक्शन, या उसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इतनी फ्रीक्वेंसी जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखता है। ठीक है, अगर उस थ्रेशोल्ड को आप ओवरकम करोगे तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो H इज अ कॉमन, न्यू माइनस न्यू नॉट, ये न्यू है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का सेकेंड फॉर्मूला क्या हो गया, H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। ये दोनों फॉर्मूले का न्यूमेरिकल आपके पेपर में आता है और प्रूव करने भी आएगा। और यही ऊपर वाले फॉर्मूले को, ये इसको ही आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इज द आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, और सिर्फ 2 लाइन लिखने होते हैं, लेकिन नंबर इसके 3 या 4 नंबर या 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो कहोगे सर पेपर में अगर आएगा, पेपर में क्वेश्चन आता भी है, बहुत बार आया भी है, ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, या व्हाट इज द एनर्जी क्वांटम ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, जनरली नीचे वाला लाइन नहीं आता है, जनरली आता है व्हाट इज द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आप क्या लिखोगे, जो मैंने लिखाया, अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, E is directly proportional न्यू, प्रोपोर्शनली हटाएंगे, कांस्टेंट डालेंगे, इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, इसके बाद व्हेन अ फोटोन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी न्यू इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस, देन E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। और ये वाला फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर इससे निकल रहे हैं, फिगर जरूर बनाइएगा। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। फाई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन कहते हैं, या वर्क फंक्शन भी कहा जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, बहुत सारा नाम है इसका। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, फाई नॉट को वर्क फंक्शन याद रखिएगा, ज्यादा इजी होगा। एच को कॉमन ले लीजिए, न्यू माइनस न्यू नॉट। So kinetic energy is equal to nu minus nu naught into h. This is the final formula. अब टॉपिक का नाम लिखो, रिलेशन बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल। लिखिए, ये सब सारे इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो, कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, कट ऑफ पोटेंशियल को वी हम लोग भी लिखते हैं, या वी नॉट भी लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, न्यू होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, न्यू नॉट होता है। पहले आप समझना मेरी बात, अगर आपके पास एक मेटल प्लेट है, श्रद्धा ये आपके लिए स्पेशली है, ध्यान दीजिएगा, आप ज्वाइन नहीं किए थे इसलिए बता रहा हूं। ये एक मेटल प्लेट है बेटा, अगर आपने क्या किया, इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हो आप। ठीक है, सोलर प्लेट सबसे अच्छा एग्जांपल है, आजकल सोलर प्लेट तो तुम लोग जानते ही हो, बहुत यूज होता है। अगर इस सोलर प्लेट का वर्क फंक्शन, अगर सपोज कीजिए ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पे डाला तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए देखते होंगे कि क्या कहते हैं, रात में जो है सोलर सेल हम लोग को लाइट नहीं देता है। क्यों, क्योंकि रात में भी तो एनर्जी होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है, लाइट बहुत कम होती है।
जब इवनिंग भी होने लगता है उस समय भी कम होती है। क्यों? अगर आपने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। अगर आपने 19.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दिया तो भी बाहर नहीं निकलेगा। जैसे आपने 20 दिया या उससे ज्यादा दिया लाइट, इतनी एनर्जी की लाइट दिया आपने, तो यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड किस पे डिपेंड करेगी पता है? जितना आपने एनर्जी दिया था उस पर डिपेंड करता है, और ये वर्क फंक्शन इन दोनों का डिफरेंस पे डिपेंड करता है। आप लोग जानते होंगे गर्मी दिन में सोलर सेल जो ज्यादा हम लोगों को लाइट देती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा कड़ी लाइट उसमें पड़ती है, तो ज्यादा एनर्जी वाली लाइट उस पर पड़ती है, ठीक है। तो जिसके कारण इसका और इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं गर्मी के दिनों में, देखना सोलर सेल सोलर प्लेट लगा रहता है, घर का बिजली बिल भी हम लोग का 0 आता है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि ये जो डिफरेंस है, हम लोग तो यहां तक सप्लाई भी करते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल इलेक्ट्रिसिटी भी वाला सब बोलता भी है कि अगर आपके घर में सोलर प्लेट लगा हुआ है तो आप एक छोटा सा मीटर लगा लीजिए। एक तो आपके घर में यूज होगा उसका मीटर, एक दूसरा मीटर लगाइए जो जितना आपने यूज किया इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो नहीं यूज हुआ वो हम लोग ले लेंगे, और आपका जितना मीटर में यूनिट आएगा उतना पैसा हम आपको दे देंगे, या वो आपके अगले बिल में वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेरे कॉलेज में है, ठीक है, मेरे कॉलेज के ऊपर में पूरे में सोलर प्लेट लगा हुआ है। पहले जानते हो हमारे कॉलेज की जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आती थी वो कम से कम 7 लाख 8 लाख 10 लाख तक महीने का आता था। समर के डेज में तो ऐसा होता था कि 20-20 लाख रुपए हम लोगों का कॉलेज का आता था इलेक्ट्रिसिटी बिल। लास्ट ईयर की बात बताता हूँ, ठीक है, 2019 के 2019 में हम लोगों का बिल आया था 170 रुपए, 170 रुपीज, ठीक है, पूरे कॉलेज का। और ये कब था? ये जब ये मार्च का महीना था तब, ठीक है। 2000 या 3000 के करीब इलेक्ट्रिसिटी बिल आया था जब गर्मी का दिन था, ठीक है। वो भी हम लोगों ने ऐसा, क्योंकि वो सब सेटअप जो है लगा के नहीं रखा था, इसीलिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जितना ज्यादा एनर्जी आप से स्ट्राइक कराएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो ये जो 20 इलेक्ट्रॉन पे बाहर नहीं निकलता है, इस 20 इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल या थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ठीक है। इसी को कहते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। अगर आपने 20 से बढ़ा दिया तो आराम से उसको बाहर निकल जाएगा। जिस फ्रीक्वेंसी से आप इसको स्ट्राइक करते हो बेटा उसको कहते हैं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। और जिस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, अगर उसी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है, तो उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मुझे लग रहा है सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देयर आर द Yes. 3 पैरामीटर्स, विच वन इज कॉल्ड द कट ऑफ पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब समझना, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी, याद रखना पेपर में कभी काइनेटिक एनर्जी मत लिखिएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखिएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम होता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, काइनेटिक लिख देते हैं, बोलते हैं सर मैंने तो सही लिखा था, नंबर काट लिया टीचर ने। नहीं, टीचर आपसे आपके दुश्मन बिल्कुल नहीं है। तो हाफ mv मैक्स स्क्वायर जो अभी हम लोगों ने लिखा था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। देख लीजिए मैंने वही लिखा हुआ है, एच न्यू माइनस फाई नॉट, ठीक है। काइनेटिक मैक्स का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू पोटेंशियल, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ चुके हैं। तो ई वी नॉट, ये किसका फॉर्मूला होता है? काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी का एक ये भी फॉर्मूला होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, एक दूसरा फॉर्मूला ये ले लीजिए। वर्क फंक्शन फाई नॉट का क्या फॉर्मूला होता है? एच इंटू न्यू नॉट, अभी मैंने बताया। अब सबको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे? पुटिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो कैसे लिखेंगे? ई वी नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक मैक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिखोगे छोड़ो, ज्यादा कंफ्यूज कर देगा नहीं तो आप लोगों को, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एच यहां पे कॉमन ले लेते हैं, यू नो, एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट, ठीक है। अब
ये फॉर्मूला ऑलरेडी आ चुका है, देखो कट ऑफ पोटेंशियल भी इसमें है, वी नॉट है, फ्रीक्वेंसी भी है, न्यू है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी है, न्यू नॉट है। ये आपके पास एक फॉर्मूला आ चुका है, जो आपने ऑब्टेन करना था ये कर चुके हैं आप। लेकिन इसके बाद भी आपको लिखना है, क्या लिखना है भैया, समझो। न्यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, सी अपॉन लैम्डा। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू द वेवलेंथ। उसी तरह न्यू नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, सी अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ये लैम्डा क्या है, इसको कहते हैं वेवलेंथ। ये लैम्डा नॉट क्या है, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। लैम्डा क्या है बेटा बताइए, वेवलेंथ। ये किसका वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जो लाइट आ रही थी ना, जो आपने स्ट्राइक किया था, उस लाइट की बात कर रहा है ये, ठीक है। और लैम्डा नॉट क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ ऑफ, ठीक है, या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लिख दीजिए इसको, डायरेक्ट उतना लंबा क्यों लिखेंगे आप, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। माने इतने वेवलेंथ तक को वो जाने नहीं देगा। इसीलिए जानते हैं कभी भी वायलेट लाइट के वेवलेंथ से स्ट्राइक नहीं कराया जाता है सोलर पैनल को, सन में ज्यादा कराते हैं हम लोग, सनलाइट में, ठीक है। तुम कहोगे सर घर में एक बल्ब जला लेते हैं और उसको सोलर प्लेट पे रख देते हैं, क्या उसमें उससे भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा क्या, कभी तो निकलता भी नहीं है, और मोस्टली तो नहीं ही निकलता है। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा हीट वाला लाइट होना चाहिए, और वो सन लाइट ज्यादा वो प्रेफर करता है। तो न्यू नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है। तो अब इसको पुट कर दीजिए, तो यू नो E इंटू वी नॉट इज इक्वल टू, ये कैपिटल है, वी है बेटा, ठीक है, H इंटू न्यू के जगह क्या लिखेंगे, सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है। तो ई वी नॉट इज इक्वल टू, सी को कॉमन ले लीजिए, एस सी इंटू 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्स, के मैक्स कह सकते हैं। तो काइनेटिक मैक्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया, ई इंटू कट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू एच इंटू सी इंटू 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। एक्चुअल में ये जो पूछा गया है वो यहीं तक आपका आ गया आंसर, लेकिन आपको इस टर्म तक करना है सॉल्व। लिख लीजिए। अब देखिए, लिखिए टॉपिक का नाम, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स रिलेटेड टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। आपके पेपर में ग्राफ भी पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है। क्या पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का क्या ग्राफ होगा, कैसे कर्व होगा। तो देखिए पहले मैं अभी बताता हूं, पहले मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करना बेटा। बहुत बच्चे कहते हैं सर मैं रट्टा मारूं क्या, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। अभी देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था अभी, बोलो। यस सर। अब हमें Yes, क्या sir. निकालना है, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वी नॉट के बीच में और न्यू के बीच में, इसके बीच में हमें इक्वेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, वी नॉट को इस साइड रहने देंगे, ई को दूसरे साइड ले जाइए, तो एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन ई, ठीक है। अब देखो ये एक तरह का y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ हो गया, ये देखो तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टाइप का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है, चाहे आप यहां से भी बना सकते हो या दूसरा तरीका, देखो फाई नॉट बाई ई ये कांस्टेंट है, एच अपॉन ई भी कांस्टेंट है, ये और ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसी के बीच रिलेशन निकालना है मुझे, इसलिए तो वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू। इसका मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इसमें एक इंटरसेप्ट भी होता है, देखो ये कांस्टेंट भी होता है, इसलिए हमने ये कांस्टेंट यहाँ पे छोड़ दिया, यहां से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दिया। जब इसको नीचे की ओर बढ़ाओगे तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी पता है, माइनस वी नॉट फाई नॉट अपॉन ई। इसी को कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, क्लास 11th मैथ्स में आपने लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि वाई एक्सिस में जो नीचे की तरफ होता है उसको वाई इंटरसेप्ट कहते हैं, एक्स एक्सिस में जो होता है उसको एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है। तो तुम कहोगे सर ओवरऑल मुझे ग्राफ बनाना है और क्या लिखना है, आपको यही लिखना है, ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, v naught equal to h upon e into nu minus phi naught upon e, which is the form of y equal to mx plus c. Then graph is this.
दिस इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहां से फिर स्टार्ट हो जाएगा और V नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू। आंसर खत्म। सर वो नेगेटिव फाइव नॉट बाय ई नीचे से ही होगा हमेशा। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि नेगेटिव है और ये y इंटरसेप्ट है। देखो y को mx प्लस c होता है बेटा। ये जो c है, c की वैल्यू देखिए माइनस फाइव नॉट बाई ई है, इसीलिए। यस सर। क्लियर है? देखिए आप लोगों को जितना मैंने प्लेट में सजा के मैंने बता रहा हूँ ये सब चीज ना, हम लोगों को ये सब चीज जानने में बहुत हाथ पैर मारने पड़े थे। हम लोगों को तो रट्टा मारना पड़ता था, कुछ नहीं समझ में आता था कि ये क्या हो रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ नहीं समझ आता था। ठीक है, क्लास में टीचर आते थे, अपना जो जो करने का होता था कर लेते थे, और घर में हम लोग आके उठा देखते थे, सिर्फ ब्लैक लेटर ही, कॉपी में ब्लैक लेटर ही दिखता था। समझ में नहीं आ रहा स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या। हम लोग दिमाग लगाते थे स्टॉपिंग माने स्टॉप हो जाता है, मतलब करंट जो है स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, अरे ये बिल्कुल अलग चीज है। तब फिर क्या करते थे, लाइन बाय लाइन बुक पढ़ते थे। ठीक है, कुछ समझ में आता था, कुछ फिर भी नहीं समझ में आता था। ठीक है, फिर आपस में फ्रेंड्स सब हम लोग डिस्कस करते थे। उसके बाद ये सब चीज हम लोगों ने जाना है। ठीक है, और वो आप लोगों को प्लेट में सजा के मैं दे रहा हूँ, एकदम ध्यान देना बेटा, जो भी डाउट है पूछिए मेरे से। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? सेकेंड, तुम कहोगे सर अलग अलग मेटल आपके पास है, मेटल ए है, मेटल बी है, मेटल सी है। इस बार जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, इस बार के पेपर में दिस ईयर, ठीक है, पूछा गया था कि अगर तीन अलग अलग मेटल होते हैं तो क्या तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा? आंसर है यस। क्यों? सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल, सबका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। देखते हो ये एक्चुअल में क्या होता था, इसको हम लोग न्यू नॉट कहते थे, न्यू नॉट 1। इसको क्या कहोगे, न्यू नॉट 2। इसको क्या कहोगे, न्यू नॉट 3। इसका देखो V नॉट, ये देखो इसका अलग अलग है, यहाँ पे इसकी अलग वैल्यू होगी, यहाँ पे इसकी अलग वैल्यू होगी, यहाँ पे इसकी अलग वैल्यू होगी। तो कहने का मतलब क्या है, ठीक है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर डिफरेंट मटेरियल इज डिफरेंट, लेकिन सबका स्लोप हमेशा इक्वल होता है। स्लोप माना कौन सा, H/E हमेशा कांस्टेंट होता है। देखिए मैंने यहां लिखा भी है, H/E इज कांस्टेंट। लिख देता हूं मैं, स्लोप इज इक्वल। तो स्लोप का मतलब क्या है, H/E इज कांस्टेंट। तो तुम कहोगे सर क्या ऐसा बन सकता है क्या, ये कैसा कर्व हो गया, ये कैसा हो गया, ये ऐसा हो गया? बिल्कुल नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो तीनों आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि सबका जो स्लोप है वो इक्वल है। दैट्स इट। क्या दिक्कत है बताइए मुझे, दीपांशु जी, दिवेश बताओ, बोलो। क्लियर है सर। ये V नॉट की वैल्यू तो सबके लिए सेम होगी ना, मतलब स्लोप नहीं, जो स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू। अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, लेकिन नहीं, फ्रीक्वेंसी तो सबकी अलग अलग होगी ना। यस सर। फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग होगी। हाँ सर, वो समझ आ गया। नाउ टॉपिक का नाम लिखिए, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बहुत इजी, देखो फॉर्मूला ही याद रखना है बस। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता था, H न्यू माइनस फाइव नॉट। आपने कहा कि फाइव नॉट सर कांस्टेंट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, अभी आपने बताया, तो मैं लिख देता हूं, फाइव नॉट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी न्यू। देखो फिगर से पता चल रहा है, क्योंकि H भी कांस्टेंट होता है। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी और न्यू के बीच का ग्राफ डालोगे, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये न्यू है, दोनों के बीच का ग्राफ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन यहाँ देखो माइनस फाइव नॉट ये है, तो वाई इंटरसेप्ट देखो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव नॉट। इसको डॉट लाइन से मिलाइएगा तो फिगर भी बनाते जाइएगा। तो लिखो काइनेटिक मैक्स इज इक्वल टू H न्यू माइनस फाइव नॉट इक्वल टू कांस्टेंट एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। अब लिखिए फ्रीक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, 2014 का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 2014। फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, न्यू है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच क्या रिलेशन होता है? तो मैंने क्या कहा था,
फ्रीक्वेंसी से वो इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी पे जाने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है, मतलब वो कांस्टेंट होता है, एक स्पेशल कांस्टेंट होता है, मतलब फिक्स्ड होती है उसकी वैल्यू। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये कांस्टेंट है। इसके बाद क्या होता है, वो सैचुरेशन करंट आ जाती है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे फ्रीक्वेंसी आपने डाला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और वो करंट मैक्सिमम पास करने लगेगा, और जो मैक्सिमम होगा उसी करंट को कौन सा करंट कहते हैं, सैचुरेशन करंट। तो तुम कहोगे सर डेली लाइफ में मुझे एग्जांपल इसका बताइए। आप लोगों के घर में सोलर प्लेट होगा, या देखा होगा आप लोगों ने पड़ोसी के घर में सोलर प्लेट होता है। सुबह देखना क्या होगा, सुबह जब लाइट मान लो सन कभी अप डाउन कर रहा है ना, तो उसके घर की भी लाइट अप डाउन करेगी। लेकिन जैसे ही एक टाइम ऐसा आएगा जो सनलाइट अगर प्रॉपर पड़ रहा है, उस समय उनके घर की लाइट जो है वो हमेशा प्रॉपर चलती रहेगी। ठीक है, देख लेना, जितनी ज्यादा कड़ी धूप होगी उतना ज्यादा उसके घर में लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा होगा। और वो लोग क्या करते हैं, बहुत बार उस सोलर सेल से वो बैटरी को ये कर लेते हैं, बैटरी को चार्ज कर लेते हैं और उस चार्ज से पूरे घर का सारा सेटअप करते हैं। तो ग्राफ इसके बीच बना लीजिए, दिस इज द करंट एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दोनों के बीच का ये ग्राफ है। अब समझिए हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये होता क्या है पहले समझिए। इंटेंसिटी जो है वो किससे डिपेंड होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करता है कि जिस पोटेंशियल पे वो स्टॉप कर जाएगा फ्लो करना, ठीक है, वो तो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। तो लिखो कॉपी में, ठीक है, टॉपिक का पहले नाम लिखिए, इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, और लैंग्वेज में लिखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। इसका मतलब क्या है, V नॉट कांस्टेंट होता है चाहे आप इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो। ठीक है, देख लीजिए बीच में दोनों की वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। नाउ न्यू टॉपिक लिखिए, टाइम एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये आपके पेपर में ज्यादा पूछा नहीं जाता है, ये पूछा जाने वाला चीज नहीं है, मैं सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं। ठीक है, या कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे, एक नंबर पूछ लेंगे तो वो अलग बात है। टाइम एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्या ऐसा होता है कि सनलाइट पड़ा और तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकला? तो नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे सोलर प्लेट में क्या होता है, जैसे सुबह सुबह लाइट लगती है, लाइट पड़ा उस पर, देखना कुछ सेकंड रुकता है, बहुत कम टाइम होता है वो, लेकिन रुकता है। 10⁻⁹ सेकंड के करीब टाइम लगता है। इसीलिए पहले क्या होता है, जैसे जैसे तुम उस पर डालोगे वो थोड़ा सा टाइम लेगा यहां तक, उसके बाद वहां से कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसीलिए जानते हैं जब गांव वगैरह में जाओगे तो वहां पे लोग क्या बोलते हैं कि अरे सोलर प्लेट अभी गर्म होने दो, गर्म होने दो, वो बोलते हैं ना, वो गर्म होने इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो टाइम लेता है, क्योंकि वो सारा सैचुरेशन करंट को अटेंड करता है। और आपको पता है ये पैरेलल करंट को ही सैचुरेशन करंट कहते हैं। ठीक है, तो आपको अगर आपको पूछा जाएगा कि टाइम के साथ क्या रिलेशन है, तो आप बोलेंगे कि थोड़ा सा टाइम लेता है सैचुरेशन वैल्यू अटेंड करने में। कितना लेता है? 10⁻⁹ सेकेंड के करीब लेता है। ठीक है, नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, न्यू टॉपिक में क्या होगा अब, इसको कहते हैं प्रीव्यू। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या है, मैंने बता दिया है कि लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है भैया। ठीक है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या है, जिसमें वेव से मिलकर बना होता है। तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पार्टिकल नेचर से प्रूव किया जाता है कि वेव नेचर से किया जाता है? तो आंसर है पार्टिकल नेचर से किया जाता है। ये पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों लिखा है मैंने, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाता है, वो पार्टिकल थ्योरी ही एक्सप्लेन कर पाता है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल किसको कहते हैं,
डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन किसको कहते हैं? ये सब मैंने थोड़ी थोड़ी बातें बता भी दी थी आपको कि लाइट के पास दो तरह के नेचर हैं, डबल फेस है। वो पार्टिकल नेचर भी अपने पास रखता है, वेव नेचर भी रखता है। पार्टिकल नेचर में ना पार्टिकल के फॉर्म में सीधे सीधे जाके वो स्ट्राइक करता है। वेव नेचर के फॉर्म में मतलब वेव की तरह वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है। ठीक है, फिर हम लोग टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, उसको कहते हैं डी ब्रॉगली प्रिंसिपल। मैंने शिवेश और दीपांशु को तुम लोगों को थोड़ा कुछ बताया था मैंने, ये थ्योरम तो हमेशा आप लोगों को याद रहेगा। ये क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। जितनी ज्यादा लाइट पड़ेगी उतनी ज्यादा उसमें मोमेंटम आएगा, लेकिन उसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी मोमेंटम उतनी ही कम होगी। ठीक है, ये सब सारी बातें अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।